एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं जो आपका हिंदी का प्रश्न पत्र हो जाता है कब का, तो 2023 का। इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से का मतलब ये होता है कि जैसे बहुविकल्पीय टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप यानी अति लघु उत्तरीय टाइप, और शॉर्ट टाइप यानी लघु उत्तरीय टाइप। ये 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इनमें जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं वो कितने होते हैं? तो 5 क्वेश्चंस होते हैं। और 5 क्वेश्चंस के लिए आपको 5 नंबर ही प्रोवाइड होते हैं। कितने नंबर प्रोवाइड होते हैं? तो 5 नंबर ही प्रोवाइड होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना नंबर मिलता है? तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। और भाई लाइक वाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्वेश्चन हो जाता है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? तो तुलसीदास जी कहे जाते हैं, या सूरदास जी कहे जाते हैं, या रहीमदास जी कहे जाते हैं, या कबीरदास जी कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है? वात्सल्य रस के सम्राट। तो वात्सल्य रस के सम्राट जो हो जाते हैं वो सूरदास जी हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो स्वार्थी होना। तो ये तो नहीं लग रहा है, तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, काट दीजिए। एकमात्र सहारा बिल्कुल सही, जो बा ऑप्शन है। और सा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बिना श्रम के फल की प्राप्ति, ये भी नहीं होगा। और इच्छा पूर्ण करना, तो ये अंधे की लकड़ी होने का मतलब ये होता है एकमात्र सहारा, यानी कि बा ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा। और पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द, तो कौन सा हो जाएगा? उपत्यका हो जाएगा, अधित्यका हो जाएगा, और स्वकीय हो जाएगा, या ये सभी हो जाएंगे। तो पहाड़ के नीचे की जो समभूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। और अधित्यका किसको कहते हैं? तो जो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है उसको कहते हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर ले। और एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि जैसे उपत्यका तो यानी नीचे की जो समभूमि है, और अधित्यका यानी अधिक, तो जब बढ़ता है कोई चीज़, किसी चीज़ की लंबाई होती है तो वो अधिक हो जाता है। तो इसमें धा लगा हुआ, अधित्यका यानी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की जो समतल भूमि हो जाती है। तो इस तरह से आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट कौन सा? तो उपत्यका हो जाएगा। और अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं, अभिव्यक्ति के उद्देश्य कौन कौन से हैं? भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, ये सभी। तो अभिव्यक्ति के उद्देश्य ये सभी हो जाते हैं। कैसे? भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बिल्कुल सही बात है। बोलने की योग्यता, ये भी बिल्कुल सही है। और लिखने की योग्यता, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो द ऑप्शन है वो राइट है। और तपस्वी का तद्भव रूप है, क्या है? तो तापसी हो जाता है, तपसी हो जाता है, तपसी हो जाता है, या तापासी हो जाता है। क्या हो जाता है? तपस्वी का तद्भव रूप। तो तपस्वी का तद्भव रूप जो आपका हो जाता है वो तपसी हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन के साथ अगर आप लोग हैं तो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस देखिए 5 क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर दिया, और बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि आप लोगों यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस नहीं की है। ठीक है, और अब चलते हैं आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं? तो 6 to 11 कितने हो जाएंगे? तो 6 to 11 आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। फिर उसके बाद 12 to 18 क्वेश्चंस जो हो जाएंगे वो लघु उत्तरीय हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा भाई आप लोग भी पहले से ही क्या किया कीजिए कि तैयारी को अपनी चेक किया कीजिए, ठीक है ना? तो कमेंट वमेंट किया ज़रूर किया कीजिए। तो आधुनिक मीरा जो हो जाती हैं वो हो जाती है महादेवी वर्मा। कौन हो जाती हैं? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
देवी वर्मा। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास जी के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो संवत 1500, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि फ़र्क होता है ना, सन और संवत में फ़र्क होता है, तो इसलिए संवत जो हो जाएगा वो आपका कब, तो 1554 हो जाएगा, 1554 हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताएं। तो रचना की दृष्टि से भेद जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, तो 3 हो जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर लिखती हूँ। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर पर रहेगा यौगिक। क्या रहेगा, यौगिक। और आप थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं है, यानी बहुत जैसा ऐसा लग रहा है, मुझे खुद लग रहा है बहुत हैवी। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज है, यानी मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लें। यौगिक और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो योग रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा थर्ड में, तो योग रूढ़ हो जाएगा। और अगर हम आपको ट्रिक बताएं इसकी कि जैसे रचना की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो रचना देखिए, रा और चा और ना मिलकर रचना हुआ, तो ये कितने हुए, 1 2 3, यानी 3 हुए। तो जब 3 हुए तो 3 प्रकार भी इसके होते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। क्रिया किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको हम दिखा भी देते हैं क्रिया किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसका जूम कम कर लेते हैं। तो क्रिया वे शब्द जिनमें किसी कार्य का होना या कारण पाया जाए वो क्रिया कहलाती हैं। जैसे वो आदमी है, वो पाठ पढ़ती है, ये शब्द में होने का बोध हो रहा है। पढ़ती है शब्द में पढ़ने का बोध होता है, अतः वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है क्रिया क्या होती है, तो क्रिया का मतलब ये होता है जिसमें कोई काम किया जा रहा है, जो किया जा रहा है। जैसे वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो चल रहा है, वो गा रहा है, वो नाच रहा है। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे क्या है, चलता है, क्या है, चलना सामान्य रूप है। लिखेगा यानी लिखना, कहना, करना, हंसना, जाना, तो ये सभी क्या है, ये क्रिया हो जाती हैं। और अगर डिटेल में समझें तो धातु जो हो जाएगी, क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। पढ़ती है क्रिया शब्द है, इसका मूल रूप पठ है। पठ यानी पढ़ना ही धातु है। कुछ क्रियाओं और उसके धातु रूपों की सूची दी जा रही है और धातु में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पठ धातु में न जोड़ने से पढ़ना सामान्य रूप बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इससे पहले से ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि चलता है, लिखेगा, कह रहा है, करता है, हंसता है, जाएगा, तो ये सभी जो काम किया जा रहा है वही क्रिया होती है। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। तो मौन वाचन की 2 विशेषताएं क्या हो जाएंगी, देखिए मौन वाचन का मतलब होता है जब हम मन ही मन में पढ़ रहे होते हैं। तो मन ही मन में पढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि भाई इसकी विशेषता ये है कि दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। और किसी क्या हो जाता है कि समय की इसमें बचत होती है। जैसे हम जब ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं तो टाइम कम लगता है। तो इस तरह से तो ये विशेषताएं हो जाती हैं और विशेषताएं ही पूछी गई हैं। लेकिन विशेषताओं के साथ साथ जब भी विशेषताएं पूछी जाती हैं या जहाँ पे विशेषताओं की बात होती है वहाँ पे हम दोष भी ज़रूर बताते हैं, क्योंकि इसका अपोजिट कर देते हैं तो दोष हो जाता है। जैसे जब हम मन में पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकेंगे, लेकिन एक चीज़ और है, अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो सामने वाला ये नहीं जानता है कि ये बंदा सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है। आप जैसे पढ़ रहे हो
वैसे ही पढ़ लो, तो इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो अगर सामने वाला बंदा सुन रहा है तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपने गलत पढ़ा, इसको सही करें, तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं, है ना। तो गुण के साथ में हर एक चीज़ ऐसी है जिसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं। लोकोक्ति की दो विशेषताएं बताइए। तो लोकोक्ति की दो विशेषताएं क्या हो जाती हैं? इसमें हास्य व्यंग से युक्त होती है। जो लोकोक्ति होती है वो क्या होती है? हास्य व्यंग से युक्त होती है और प्राचीन परंपरा से जुड़ी हुई होती है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, जो लोकोक्ति है, जैसे क्या कहते हैं प्राचीन परंपरा, कैसे, जैसे कहते हैं बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि कहावतें बहुत ज़्यादा कहते हैं, जैसे 3 में ना 13 में, तो कहते हैं ना कि भाई देखिए बूढ़ों वाली बात मत कीजिए, ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बूढ़े वाली बात नहीं है, लोकोक्ति होती हैं। लेकिन क्या ये प्राचीन जो परंपरा है उसको निभा रही हैं और प्राचीन युग से ये बोली जा रही हैं। तो इस तरह यहाँ पे कहा गया है ये। और उसके बाद आपका अगला जो हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या कि प्राचीन परंपरा से जुड़ी होती हैं, यानी प्राचीन युग से ये चीज़ें आ रही हैं और लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कहते हैं नहीं, नो नगद न तेरा उधार, यानी नगद का बेचना उधार के बेचने से अच्छा है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भले उधार में महंगा बिके लेकिन अगर थोड़ा सा सस्ता भी बिक रहा है और नगद में बिक रहा है तो वो बेस्ट होता है। तो इस तरह से तो नहीं, लेकिन पहले के लोग ऐसे ही कहते थे, नो नगद न तेरा उधार, नो की लकड़ी 90 खर्च, यानी वस्तु के मूल्य के उसके रख रखाव का खर्च अधिक होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई एक बात जैसे है कि भाई 1 रुपये, यानी 1 रुपये की मोमबत्ती घूमी, 1 रुपया घूमा और 20 आने की मोमबत्ती जला के उसे ढूंढा गया। तो यानी क्या हुआ, लॉस हुआ ना, कि भाई 1 ही रुपया घुमा और आपने क्या किया, यानी 1.25 पैसे, जिसको कहते हैं 1.25 पैसे की आप मोमबत्ती ले आए और उसको आप खोज रहे हैं। तो ये क्या सही चीज़ है? तो यही चीज़ हो जाती है, यानी 9 की लकड़ी 90 खर्च। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हो जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस हो जाते हैं, अति लघुत्तरीय टाइप, वो कंप्लीट हो गए हैं। और अगले क्वेश्चंस जो आपके स्टार्ट होंगे वो लघुत्तरीय क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले गद्य एवं पद में अंतर। तो यहाँ पे गद्य एवं पद में अंतर, थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग ना मैनेज कर लीजिएगा। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोग समझ सकते हैं ना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो अब तो ज़्यादातर सभी के साथ ऐसा होगा। गद्य और पद में अंतर लिखिए। तो गद्य और पद में अंतर, गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। जैसे आप क्या करते हैं, पाठ लिखते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, पूर्ण विराम कहाँ पे लगना है, अर्ध विराम कहाँ पे लगना है, अल्प विराम कहाँ पे लगना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ पे लगना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन पद में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन जब आप क्या लिखते हैं, जब आप कविता लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ये इन चीज़ों का कोई बंधन नहीं होता है और गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ और है, जब आप क्या करते हैं, जब आप पाठ लिखते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप लय के साथ में आप पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप कोई पाठ है, भाई एक राजा था, एक रानी थी, ये था, वो था, जो भी था, आप कहानी पढ़ते चले गए। लेकिन क्या होता है, पद में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है। लेकिन जब आप कविता कहते हैं तो क्या कहते हैं, आप उसमें लय और गति के साथ उसका उच्चारण करते हैं, उसको पढ़ते हैं। गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है और पद में क्या होता है, पद की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं जो यहाँ पे छपा हुआ है किताबी भाषा में आप वही लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन एक चीज़ है, गद्य के बारे में पूछा जाए तो गद्य ही के बारे में लिखना है, भाषा सरल करके आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पूछा गया है गद्य के बारे में और लिख रहे हैं आप लोकोक्ति के बारे में, ये चीज़ नहीं होती है। सरल भाषा में उसको लिखना, वो होती है अपनी भाषा। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो हो जाता है, वाक्य किसे कहते हैं
एवं उसके प्रकार बताएं। तो वाक्य जब भी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वक्ता के द्वारा कहे गए या लिखे गए कथन का कोई अभीष्ट उद्देश्य एवं अर्थपूर्ण रूप प्रकट करे तो ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहा जाएगा और वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द समूहों को पद कहा जाता है। और यहाँ पे है सरल शब्दों में कहें तो एक समूह में सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाली इकाई को वाक्य कहते हैं। और वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर होते हैं, क्रिया के आधार पर होते हैं और अर्थ के आधार पर होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हो जाते हैं, जैसे साधारण वाक्य हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य हो जाते हैं और मिश्रित वाक्य हो जाते हैं। जैसे साधारण वाक्य का मतलब ये हो जाता है कि आपने एक सिंपल सा सेंटेंस बना दिया कि राम जाता है, वो खाता है, गीता हंसती है, इस तरह से। लेकिन संयुक्त, वो जा रहा था लेकिन वापस आ गया, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा? क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कृतवाच्य हो जाते हैं, क्रमवाच्य हो जाते हैं और भाववाच्य हो जाते हैं। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं? विधानार्थक वाक्य हो जाते हैं, संदेहार्थक वाक्य हो जाते हैं, निषेधात्मक वाक्य हो जाते हैं, ज्ञानार्थक वाक्य हो जाते हैं, प्रश्न और क्या हो जाता है? प्रश्नार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य। और क्या हो जाते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य यानी जिसमें अरे, वाह, इस तरह से होता नहीं। जैसे कोई ऐसी बात सुनी अचानक से, कोई दुख वाली बात, तो कहते हैं अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। या कोई बहुत खुशी वाली बात सुनी तो कहते अरे वाह, मज़ा आ गया, है ना, इस तरह से। या कोई गंदी चीज़ या ऐसी देखी, छी, ऐसे कहते नहीं है, कहते हैं हाय, इस तरह से। तो ये क्या होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जैसे इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन कीजिए। तो अभिव्यक्ति के जो साधन हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगी और लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, मौखिक यानी जब आप मुंह से कोई चीज़ यानी अपनी बात को बोल रहे हैं, कह रहे हैं, दूसरों से आप डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति का मौखिक साधन हो जाएगा। और लिखित में जैसे आप कोई बात अपनी कहना चाहते हैं और वो लिख कर आप दूसरे को समझा रहे हैं या दूसरे को वो हो जाएगी लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, तो हम जब लिख कर कोई चीज़ बताते हैं तो वो लिखित में आ जाती हैं। और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपका रहेगा प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रत्यय एवं उपसर्ग यहाँ पे देख लेते हैं। उपसर्ग यानी आगे और प्रत्यय यानी पीछे। प्रत्यय पा से पीछे, उपसर्ग छोटा ऊ से उपसर्ग और छोटा ऊ को आप आ मान लें यानी आगे। उपसर्ग को मूल शब्द से पूर्ण जोड़ा जाता है। जैसे मूल शब्द लक्षण, इसमें अभी उपसर्ग जोड़ने पर अभिलक्षण यानी अभी प्लस लक्षण, अभिलक्षण शब्द बनता है। तो ये उपसर्ग यानी आगे तो अभी है और लक्षण में आपने जोड़ दिया तो अभिलक्षण या अभिमान, तो अभी जो है वो आपका उपसर्ग है और मान में आपने जोड़ दिया तो ये अभिमान हो जाएगा, है ना। और प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे मित्रता में ता और पहलवान में वान। यानी क्या किया आपने? मित्र में आपने क्या किया? यहाँ पे समझ लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। मित्र में आपने क्या किया? प्रत्यय जोड़ दिया ता, और ता पीछे आपने जोड़ा ना, क्योंकि प्रत्यय यानी पीछे, तो आपने क्या किया? मित्रता, तो ये मित्रता हो गया। और पहल में आपने क्या जोड़ दिया? वान जोड़ दिया, और वान क्या है? ये आपका प्रत्यय हो जाता है, तो ये पहलवान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? कहीं पे कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अथवा क्वेश्चन है, अथवा करके यानी
आरंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि आरंभिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा कैसे आप देंगे, या कहानी शिक्षण की उपयोगिता। बात देखिए, क्योंकि बच्चे को हमें कैसे शिक्षा देनी है, तो कहानी के माध्यम से। और तो उसका नाम ले लिया, या आरंभिक स्तर पर आप बच्चे को कैसे शिक्षा देंगे, तो कहानी के माध्यम से। तो देख लेते हैं, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता को विकसित करने हैं तो निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी भाई विधियाँ हो जाती है, देखो और कहो विधि, अक्षर बोध विधि, और कौन सी हो जाता है, कविता विधि हो जाती है, कहानी विधि हो जाती है। और ये सारी विधियाँ बहुत ही बेस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि इससे बच्चों का मन भी लगता है और बच्चे शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आपको भाई डिटेल में चीज़ों को बताए हैं ना। तो देखो और कहो विधि, इस विधि में सबसे पहले अथवा संबंधित वस्तु का चित्र दिखाकर शब्द का ज्ञान दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चों की बुक्स देखिए कितनी अच्छी होती हैं। जब देखो बच्चे क्या करते हैं, उसको 10 बार कहो तो खोल खोल के देखें, है ना, बुक को वो 10 बार देखें, क्योंकि उनको इतना मज़ा आता है उस बुक को देखने। अगर वो मछली बनी है तो इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बनी होती है, बड़ी सी, उसमें खूब अच्छे अच्छे कलर भरे होते हैं, कार्टून्स बने होते हैं, है ना। अगर छोटा से अनार पढ़ना है और बड़ा से आम पढ़ना है, तो बड़ा ही अच्छे तरीके से उसको सजा के बच्चों के सामने पेश किया जाता है। वही वाली बात है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, चित्र दिखाकर शब्द ज्ञान दिया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है तथा चित्र का ज्ञान होने से बालक सरलता से समझ लेते हैं। यह पद्धति अत्यधिक आधुनिक तथा वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें सरल से कठिन की ओर जाते शब्द के द्वारा वर्ण पहचान होने से वाचन शिक्षण अत्यंत सरल हो जाता है। और अक्षर बोध विधि क्या है, तो अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को क्रमानुसार वर्णों का परिचय दिया जाता है। पहले उनको स्वरों का उच्चारण करना सिखाया जाता है, तत्पश्चात व्यंजनों का। जब बच्चे वर्णों को पहचान जाते हैं तब उन्हें मात्रा शब्द पढ़ना भी सिखाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत वर्णों का ज्ञान कराते समय बच्चों के यानी शब्दों के चित्र को दिखाए जाते हैं। यानी कि बच्चों को क्या करते हैं, पहले शब्द उनके चित्र दिखाते हैं और फिर उनको समझाते हैं। यथा आ से अनार, छठी से इमली, का से कमल, खा से खरगोश, गा से गमला, ये हो जाते हैं। चित्र दिखाने से बच्चों के मन में पठन के प्रति रुचि जागृत होती है। यदि शिक्षक चित्र एवं फ्लैश कार्ड का प्रयोग करता है तो यह शिक्षण विधि अत्यधिक रोचक बन जाती है। इस विधि की प्रमुख विशेषता यह है कि बच्चे रंग बिरंगे चित्र देखकर सहज रूप से अध्ययन में रुचि लेने लगते हैं। और कविता विधि में क्या होता है, तो बच्चे कविता या गीत सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और शिक्षक कक्षा में कविता का गायन शैली में वाचन करता है, फिर बच्चों को भी अनुसरण करने हैं तो कह सकता है। इस विधि को अपनाने से बच्चे शीघ्र ही कविता को याद कर लेते हैं। और इसके साथ साथ यदि चार्ट अथवा चित्र का प्रयोग किया जाए तो बच्चे शब्दों अथवा वर्णों को भी पहचानने लगेंगे और पठन अथवा वाचन में व्यस्त हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि कविता विधि से जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं और वो अच्छे से चीज़ों को सीख जाते हैं। और कहानी विधि में यही है कि वो बच्चे क्या करते हैं, कहानी सुनना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें वो बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बहुत ही मज़ा आता है। तो बच्चे शिक्षा भी बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, है ना, रोचक तरीके से। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्द में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। यानी यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। ऐसा नहीं है जो पुस्तक में लिखा हुआ है वही आप छापें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए और आप अपनी भाषा में खूब अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो राष्ट्रीय पर्व, तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय पर्व कौन सा है हम देख लेते हैं। हमारे देश में अत्यंत कठिन संघर्ष कर एक लंबी पीड़ा झेलने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। निसंदेह हमें इस दिन को उल्लास सहित मनाने का अधिकार है और 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है और ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में, जैसे आज का युग स्वतंत्रता का युग है और हम सभी स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, है ना। इसलिए महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वतंत्रता क्या कहते हैं, स्वतंत्रता सपने हूँ सुख नाही। यानी क्या है, स्वतंत्रता में ही सुख है, पराधीनता सपने हूँ सुख नाही, यानी यहाँ पे होना चाहिए पराधीनता। यानी क्या है, जब हम
दूसरों के किस्में, जैसे हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हम क्या ऐसे रह पाएंगे? हम नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हम आज़ाद रहना चाहते हैं, अपना वर्क हम आज़ादी से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हम किसी के उसमें बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और हम वर्क कर रहे हैं, हमसे हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात तो ये भी है ना, कहने का मतलब ये है कि भाई देश हमारा, ठीक है, लोग आके बसे यहाँ, मेहमान आए और रह गए यहीं और अपना हक जताने लगे, तो कैसे भाई हम रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि घर हमारा और शासन कोई और करे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यही तो हुआ था ना, जब हमारा देश नहीं आज़ाद हुआ था तो उससे पहले क्या, अंग्रेज़ आए, मेहमान बनकर आए, जो राजा लोग थे जो राज कर रहे थे उस टाइम पे, तो क्या था, उनको गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे। कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी होती थी अंग्रेज़ों को तो वो क्या करते थे, उनसे पहले परमिशन मांगते थे। फिर एक दिन ऐसा आया, परमिशन मांगना छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या आया, उन्होंने अपना हक जता लिया और हमारे ही घर में अपना कब्ज़ा कर लिया। तो भाई बर्दाश्त कैसे होगा? कुछ लोगों का खून बहुत ठंडा था, नहीं अरे चलो ठीक है, झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, परेशानी है, होगा ये वो। और कुछ लोगों का भाई खून ठंडा नहीं था, सभी का तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने कहा भाई हम अपने घर में हम क्या करेंगे, हम अपने घर में इनको नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में आके हम ही पे राज चला रहे हैं। फिर इन्होंने कहा भाई अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ भाई, जो हुआ वो तो आपने देखा। और 1857 से शुरू हुई ये लड़ाई और वहाँ पे क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए और फिर क्या हुआ, बिना योजना से ही वर्क होने लगा। क्योंकि जब हम कोई योजना से वर्क करते हैं तो हमारा सफल होता है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान किए जाते हैं, तो फिर हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। फिर हमें ये कुछ नहीं नज़र आता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर हम क्या करते हैं कि नहीं, अब हम सह नहीं पा रहे हैं, अब हम रह नहीं पा रहे हैं, अब हमें कोई ना कोई कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो फिर यही सभी चीज़ें हुई। तो बस यही आपको सभी चीज़ें लिखनी है। और उसके बाद सबने भाई क्या क्या संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, अपनी जान की बाजी लगाई। कुछ लोगों ने तो जान भी दी, है ना। जब हमारा देश आज़ाद होने का टाइम आया तो बहुत लोग जा चुके थे धरती से और वो स्वर्गवासी हो गए थे, है ना। और देश आज़ाद कराकर वो चले गए और आज़ादी हम लोगों को दे गए। तो यही सभी चीज़ें लिखनी है अपने शब्दों में, आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है। और देख लेते हैं ये भी, हम सभी यह ना भूलें कि हमारा कर्तव्य क्या है, सिर्फ झंडा फहराना और राष्ट्रगीत गाना ही नहीं है, हमें अभी अनेक बंधनों से स्वतंत्र होना है और इसके लिए लंबा संघर्ष करते हुए देश की प्रगति के सोपानों पर आगे बढ़ते जाना है। मगर आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि हमें ये सब करके क्या फ़ायदा, ये वो, क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। जब जिनका कुछ फ़ायदा नहीं था, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और देश को आज़ाद कराया, आज हम लोग आज़ादी से ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी घूम सकते हैं, कोई मना करने वाला नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप नहीं जा सकते, आप कैद हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आप घूम सकते हैं, कहीं भी जाके घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर वो लोग भी यही सोचते कि अरे क्या है, कुछ नहीं, बस खा तो रहें, अपना कर तो रहें, बात ख़त्म हो जाती है ना। तो ज़िंदगी बस इतने ही से तो नहीं चलती ना, हमें बहुत कुछ करना होता है। तो जब इतनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया गया तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है देश को आगे बढ़ाने का, है ना। तो यही सभी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि लोकोक्ति और मुहावरे में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लोकोक्तियाँ क्या है उसके बारे में आपको लिखना है और मुहावरे क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, एग्जाम्पल देना है, अंतर आपका यही हो जाएगा। तो लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति का अर्थ होता है कही हुई बात। क्या होता है? कही हुई बात। किसी घटना अथवा कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध उक्ति या कथन को क्या कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जैसे 30 में ना 13 में, यानी कि वो महत्वहीन चीज़ है। यानी थोथा चना बाजे घना, यानी असमर्थ व्यक्ति बातें अधिक करता है
और तत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता होती है। यानी आता जाता तो कुछ नहीं, लेकिन वो बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो यही होता है कि थोथा चना बाजे घना, ये हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा जिनको कुछ नहीं आएगा वो बहुत ज़्यादा बातें बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे, लेकिन जिनको आता होगा वो क्या होंगे, वो झुक जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई, आपको आता है, आप खुश रहे, हमें भाई कुछ नहीं आता। लेकिन क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जब हम सीधे करके दिखा रहे हैं तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। फिर उसके बाद मुहावरा क्या है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास करना। मुहावरा का यानी शब्दार्थ बोलचाल में बातचीत अथवा अभ्यास है। यहाँ पे हम देख लेंगे और क्या हो जाता है, हिंदी में मुहावरा विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांश के रूप में लिया जाता है, और ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। एक ही तरह से असंख्य अनुभवों को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर उक्ति मुहावरा कहलाती है। यानी क्या हो जाएगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं, मुहावरे की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जाते हैं। तो आप इस तरह से अंतर में ये लिख देंगे। उसके बाद इसमें एक दो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी डाल देंगे। जितने अच्छे से आप लिखेंगे उतना अच्छा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका उदाहरण है, अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अब यहाँ पे कुछ भी कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे राकेश लिखा है तो ये भी देख लेते हैं। राकेश जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे बड़े प्यार से बात करने लगे हैं। यानी बहुत लोग क्या करते हैं, जब उनका काम होगा तो बड़े ही मिठास से बात करेंगे, और जब काम निकल जाएगा तो आपकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे भी नहीं। ऐसे लोग होते हैं ना। तो इसका मतलब आप उनके लिए ये बोल सकते हैं कि अपना उल्लू सीधा इन्होंने कर लिया, उसके बाद हमें पहचानते तक नहीं। और अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना, श्यामू को समझना बहुत कठिन है, वो तो अक्ल का दुश्मन है। बहुत लोग होते हैं जो अक्ल की बात ही नहीं करते हैं, है ना। हो जाती, बहुत बड़े बड़े होते हैं लोग, यानी बड़े का मतलब बहुत एज वाले भी होते हैं, लेकिन बात जब करेंगे तो ऐसी करेंगे भाई ये खामोशी हो जाए तो बेहतर है। यानी वो अक्ल के दुश्मन होते हैं। और बहुत आप छोटे बच्चों को भी देखेंगे, बहुत ही अक्ल की बात कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो खैर यहाँ पे ये दो एग्ज़ाम्पल आपके लिए काफ़ी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो ये 2023 का हिंदी का पेपर था उसको तो हमने सॉल्व कर दिया है। तो आप लोग भाई अच्छे से तैयारी करें और स्टडी को भाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि स्टडी कंटिन्यू की जाती है तभी होता है। जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। यानी आपने आज पढ़ा, फिर अभ्यास किया और कंटिन्यू चीज़ों को किया तो वो आपके माइंड में रहती हैं, वरना चीज़ें चली जाती हैं। बहुत लोगों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा, आप तो इतने पढ़े हो लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अरे उन्होंने पढ़ा और चीज़ों को छोड़ दिया, इसलिए उनको नहीं, वो अभ्यास करते तो उनको चीज़ें याद रहती। तो जो भी सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, आप उसको पढ़ते जाएंगे तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे पैसा आपने खर्च किया वो आपका खर्च हो जाता है, जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा वो खर्च हो जाएगा, है ना। लेकिन ज्ञान ये है जितना ज़्यादा आप उसको खर्च करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको मिलता जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए भाई यहाँ पे हम सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।